हम अब बात करेंगे एफिल इंडिया, दूसरी कंपनी जिस पर आज हमारी नज़र है। नतीजों की बात करें तो क्वार्टर आधार पर कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। आय 7% गिरी है, 315 करोड़ रही, लेकिन मुनाफा 10% बढ़ा है, करीब 70 करोड़ आया है। हालांकि कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में गिरावट रही। कहाँ से सपोर्ट मिला और क्या है दिक्कतें, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अनुज खन्ना सोहम हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर सोहम, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नंबर वाइज जैसा मैंने कहा, थोड़े मिले जुले रहे नंबर्स। क्या हाइलाइट्स थे सर, एंड व्हाट हैज लेड टू द फॉल ऑन बोथ योर मार्जिन सर और कामकाजी मुनाफा जो मैंने जैसे बताया। आउटलुक क्या है अब आगे FY23 में इन दोनों ही काउंट्स पर? पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि जो नंबर्स अभी हमने Q4 की रिपोर्ट कर रहे हैं, इनको केवल एक ही तरीका है, सही तरीका देखने का, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का। अगर आप उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो Q3 का जो नंबर्स हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो एक सीजनैलिटी और फेस्टिव सीजन का जो ट्रेंड आता है उसकी वजह से लिफ्ट होते हैं। तो हमारी कंपनी की पिछली 15 साल की अगर हम हिस्ट्री भी देखेंगे तो Q3 हमेशा हाईएस्ट क्वार्टर रहा है फाइनेंशियल ईयर का, और Q4 में हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन किया जाएगा, तभी इन्वेस्टर्स को सही पकड़ आएगी इन Q4 के नंबर्स की। और जो Q4 के नंबर हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूं अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस से, क्योंकि हमारे रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर में 122% की ग्रोथ है ये, और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, उसमें 98% की भी बेटर ग्रोथ आई है वर्सेस Q4 लास्ट ईयर। तो अगर हम इस नंबर को देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो हमारी कंपनी की रही वो 45% से भी ज्यादा रही क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, क्वार्टर ऑन Q4 टू Q4 के बेसिस पे। और जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है जैम के साथ, उसमें भी बहुत बड़ी बढ़त आई है कंपनी की। जो कंज्यूमर्स के ट्रेंड रहे हैं, कंज्यूमर्स का जो एडॉप्शन रहा है डिजिटल का, वो बहुत ही हाई स्तर का रहा इस Q4 में, और उसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ कन्वर्जन जो यूजर के आए वो भी बहुत बढ़िया रहे। 91% ग्रोथ रही नंबर ऑफ कन्वर्जन में ईयर ऑन ईयर पे। और जो एवरेज प्राइस जो हमें मिलता है, जो हम चार्ज करते हैं पर कन्वर्जन के लिए, यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें भी 25% की ग्रोथ है। अगर आप उसको दोनों चीजों को कंबाइन करें कि वॉल्यूम भी बढ़ रही है और प्राइस पॉइंट भी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए 122% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 में आई है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है। बट क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि Q3 किसी भी एडवर्टाइजिंग बिजनेस में, पूरे देश विदेश में देख लीजिए, हमेशा फेस्टिव सीजन, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, स्कूल हॉलीडेज हो, ईयर एंड का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर होता है, वो हमेशा पीक क्वार्टर होता है। और उसको अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड से कंपेयर करेंगे तो Q4 टू Q4 को कंपेयर करें, देन यू विल फाइंड कि ये ग्रोथ बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सही तरीका होगा इसको अगर हम सालाना आधार पर कंपेयर करें नंबर्स को, रादर द क्वार्टर नंबर्स। ठीक है सर, तो उस पैमाने पे नंबर्स ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। आपका CPCU बिजनेस, वहाँ पर मैं देख रही हूँ परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रही है, विद एवरेज CPCU राइजिंग बाय ऑलमोस्ट 25% ईयर ऑन ईयर। क्या आपको लगता है यहाँ से और स्कोप है बढ़ने का इसके ग्रोथ रेट में? जी, बहुत स्कोप है। इंडिया में ही मेरा मानना यह है कि जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम और आप अपने एज कंज्यूमर्स अपने डिवाइसेस से ज्यादा और ट्रांजैक्शंस करेंगे, कन्वर्जन्स करेंगे, और उनकी वॉल्यूम भी बढ़ रही है और एवरेज वैल्यू भी बढ़ रही है कन्वर्जन्स की, और जिस तरह से हमारा बिजनेस इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, तो CPCU में हम ओवर द ईयर्स बढ़त देखेंगे, और ये एक बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है कंज्यूमर एडॉप्शन साइकिल का। सर, आपसे इंटरनेशनल बिजनेस पर मैं बात करना चाहूँगी। FY22 में इंटरनेशनल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, 50% से बढ़कर आई थिंक 65% अब हो गया है। कैसे ये किया सर, और क्या आपको लग रहा है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है, इंटरनेशनल बिजनेस मोर ल्यूक्रेटिव है? एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होगी, और आगे क्या ये नंबर यहीं पर स्टेबल रहेगा या और स्कोप है इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने की? जी देखिए, इस साल हमारा जो Q3 और Q4 दोनों का ये रिजल्ट रहा, दोनों क्वार्टर्स में हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 120% से भी ज्यादा ग्रोथ आई है। और ये जो बैलेंस है इंडिया और इंटरनेशनल बिजनेस का, ये दोनों में ही ऑर्गेनिक ग्रोथ 45% के लगभग दोनों की कंबाइंड में रही है, और ये बड़ा हेल्दी ट्रेंड है। तो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग वर्टिकल्स पे जो हमारा फोकस है, उसमें हमारी सुपीरियर ट्रेंड रही है ग्रोथ की, इंडिया में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, एक बैलेंस्ड वे में, मच अबव इंडस्ट्री एवरेज ग्रोथ। बट ये जो टोटल आपने देखा कि 50-50% बैलेंस रहता था कंपनी का इंडिया इंटरनेशनल, ये चेंज हुआ Q2 में, इस साल में, जब हमने जैम की एक्विजिशन करी, क्योंकि उनका सारा ही बिजनेस विदेश में था, इंडिया के बाहर था।
तो वहां से हमारा बैलेंस 65-35 के रेंज में चला गया, और ये अच्छी चीज हुई है हमारी कंपनी के लिए, क्योंकि इंडिया हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, एंकर्ड होम मार्केट है। इंडिया में हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमारी कंपनी का नाम एप्पल इंडिया है, और जब हमारा सबसे बड़ा मार्केट 30 से 35% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है रेवेन्यू को, एक अच्छा बैलेंस है। और क्योंकि हम एक फंडामेंटली ग्लोबल कंपनी है, जब से कंपनी का इंसेप्शन हुआ है तभी से आज तक एक ग्लोबल कंपनी के आधार से कंपनी को बनाया गया। अगर आप हमारी मैनेजमेंट टीम देखें, हमारे बोर्ड देखें, तो आपको दिखेगा कि बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस है मैनेजमेंट टीम की। केवल एक आधारित इंडिया ही मैनेजमेंट टीम नहीं है, पूरे वर्ल्ड ओवर हमारी मैनेजमेंट टीम, टेक्नोलॉजी टीम पाई जाएगी। तो उसी तरह से जो कस्टमर्स का भी कंट्रीब्यूशन है वो एक बैलेंस्ड वे में चल रहा है। मेरा आगे का भी मानना यह है कि एक बड़ा फेयर और बैलेंस्ड ग्रोथ आनी चाहिए इंडिया में, इंटरनेशनल में, बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आधारों पे अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए हमारी कंपनी। ओके, तो 65-35 आपको लगता है ज़्यादा रियलिस्टिक एक रेशियो रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो ये भी बोलूंगा कि 70-30 भी एक अच्छा रेशियो रहेगा, जो हमारा इस क्वार्टर में देखने को मिला है, या पूरे साल के बेसिस पे देखेंगे तो एक अच्छा बैलेंस है इंडिया और इंटरनेशनल के बीच में, जो आगे चल के हमारी कंपनी को बहुत फायदे देगा। ओके, सो आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल बिजनेस में ज़्यादा मार्जिन्स बेहतर आप कमांड कर सकते हैं? इज़ दैट ऑल्सो अ फैक्टर कि आप इंटरनेशनल बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैं कभी भी अपने दो बड़े सेगमेंट्स में भेदभाव नहीं करूंगा। इंडिया में जितना हम बिजनेस कमाते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कमाते हैं, और जो सीपीसीयू रेट लेते हैं और जो यूनिट इकोनॉमिक्स हमारी इंडिया में है, वो एक अपने स्तर पे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हमारी टीम का। और मैं अपनी इंडिया टीम की मैनेजमेंट जो 100% फोकस केवल इंडिया पे कर रही है, उसकी जो वर्नैक्युलर और वर्टिकलाइजेशन 2 V's की हमारी स्ट्रेटेजी है, बहुत सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम इंडिया में डीपर जा रहे हैं। हम इंडिया में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के बियॉन्ड रूरल इंडिया की तरफ भी जा रहे हैं। एक वर्नैक्युलर स्ट्रेटेजी को अच्छा पकड़ा हुआ है। ओके, सो पेनिट्रेशन की तरफ आपका फोकस है, बिल्कुल। पेनिट्रेशन, डीप मार्केट लीडरशिप की तरफ फोकस है मैम। ओके, फेयर इनफ। तो ये तो बात हुई इंडिया स्ट्रैटेजी की और इंटरनेशनल बिजनेस। एक्विजिशन को लेकर अब कंपनी कैसे देख रही है? हमने देखा आपने पिछले सालों में अच्छे एक्विजिशंस देखे हैं, दैट्स ऑलवेज ऑन योर रेडार। तो FY23 में कौन सी स्पेस है जहां आपको लगता है एक अच्छा फिट आप देख सकते हैं? कौन से एरिया में क्या स्कोप होगा? उसके लिए कैपेक्स सर कैसे जुटाएंगे फंड्स? देखिए, पहली बात तो ये बताना चाहूंगा अपने शेयर होल्डर्स को कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है बड़ी ग्राउंडेड और फाइनेंशियली फंडामेंटल्स पे फोकस स्ट्रेटेजी है। तो जो हम कैश कंपनी में कमाते हैं, अगर आप इस साल का भी रिजल्ट देखें तो 112% ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट का रेशियो कंपनी ने दिया है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो ये दिखाता है कि कंपनी हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल अपना कैश बैलेंस शीट में बढ़ा रही है। अपने और जो हम काम करते हैं उससे हमारा बैलेंस शीट में कैश बढ़ रहा है। अब वहां से सीधी सीधी बात ये निकलती है, इस कैश का करें क्या? तो हम इन्वेस्ट करेंगे उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ में, इंटरनेशनल एक्सपेंशन में, इंडिया में डीपर जाने के लिए इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। और ये हमने ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है पिछले 5 साल में कि जो हम इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो अच्छी तरह से ईयर 1 में इंटीग्रेट होती हैं, प्रॉफिटेबल बनती हैं, और स्केल अप होके ईयर 2 और ईयर 3 में अच्छे एबिटा बॉटम लाइन परफॉर्मेंस तक पहुंच जाती है। और यही चीज हमने एपनेक्स में देखी, मीडिया स्मार्ट में देखी, यही चीज हम जैम्प में भी देख रहे हैं। तो इससे ये आधारित आता है कि भाई पहली चीज फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं। जब हम कैश अपनी मेहनत से कमाते हैं और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उसको बड़ा केयरफुली, बहुत सेंसिबली इनऑर्गेनिक ट्रांजैक्शन में लगाते हैं। और इसीलिए हमारा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जी, जिसमें हमने एक्विजिशंस करे हैं उनको सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है, सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया है। इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में दोनों तरफ ही हमारी ओवरऑल बढ़त पाई गई और आगे भी करते रहे। ओके, बट सर ये तो आपने पिछले को बताया, मैं आगे थोड़ी सी आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाह रही थी। किस एरिया, किस स्पेस में कुछ है ऐसा विच इज इन एडवांस स्टेजेस? मैम, हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, कंज्यूमर फोकस, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, हम इसको बोलते हैं एप्पल 2.0 कंज्यूमर प्लेटफॉर्म स्टैक। अब इस स्टैक में हमारा पूरा फोकस सीपीसीयू बिजनेस को लेके है। और इस तरह से जो हमारा फोकस आप देख रहे हैं उसमें आपको कभी भी ये नहीं नजर आएगा कि हम मतलब वी आर डबलिंग डाउन। हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहा है और जो इनऑर्गेनिक भी रहेगा वो इसी एरिया पे फोकस रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि एप्पल इस एरिया से हट के कुछ और करने की कोशिश कर रही है। हम इसी एरिया में और डीप जा रहे हैं, इंडिया में भी, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। तो हम इसी स्ट्रेटेजी को पकड़ के इनऑर्गेनिक को और इंटीग्रेट करते जाएंगे, एप्पल की ग्रोथ और कॉम्पिटिटिव मोड को और स्ट्रॉन्ग करने। ओके, फेयर इनफ सर। एंड फाइनली मैं देख रही हूँ कि फूड टेक, गेमिंग, फिनटेक ये काफ़ी रेजिलिएंट वर्टिकल्स हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप कैसे देखते हैं पेस ऑफ मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स इस तरीके की कंपनीज जो कि अडॉप्ट करेंगे अगले 2 साल में, वो उसका क्या असर दिखेगा?
जी, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। इंडिया को ही लेके कुछ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स रिसेंटली निकली हैं, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल की ग्रोथ 32% एवरेज रहेगी इंडिया में अगले 2 साल में। और अगर मैं उनको और थोड़ा डीप डाइव करूँ तो पता चलता है कि जो इमर्जिंग वर्टिकल्स हैं, जिनके कुछ आपने नाम लिए अभी और वो सारे ही वर्टिकल्स पे एप्पल डीपली फोकस्ड है, उनकी ग्रोथ अराउंड 35% रहनी चाहिए केवल इंडिया में ही। अब इसी तरह के हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं और हमारा व्यू ये है कि इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया के बाहर भी हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स हैं, मिडिल ईस्ट अफ्रीका, लटैम, इन सारी इमर्जिंग मार्केट्स में जो इमर्जिंग वर्टिकल्स हैं, उनमें इसी तरह की ग्रोथ नजर आनी चाहिए। तो जब आप इन चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आती है कि अगर एप्पल ऑर्गेनिकली 45% का ग्रोथ दिया है इस क्वार्टर में Q4 में, तो इसका आधार यही है कि भी जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके वर्टिकल्स में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है इंडिया में और इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स में। तो ये आधार आगे भी होपफुली चलना चाहिए इसी तरह से। 35-40% तक की जो आप ग्रोथ बता रहे हैं वो पोटेंशियल है इन स्पेस में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आगे मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी कहाँ पर बुलिश है और किस तरीके का आउटलुक है।